अब तक हमने पढ़ा था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था, किस तरीके से शासन आया था, किस तरीके से अपने जो उसने 16 जनपद थे उनको आगे बढ़ाया था, किस तरीके से उसने अपने राजकाज को, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों के लिए जो लोगों का नज़रिया था या सोच था वो किस तरीके से बदली, ग्रामीण इलाकों ने किस तरीके से डेवलपमेंट किया, उस समय के जो राजा थे उनकी किस तरीके की सोच थी, या कृषि के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स का उन्होंने यूज़ किया था। तो ये इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है कि हमें, क्योंकि हमें ये पढ़ना है ना कि खेती का विकास क्यों हुआ, खेती का विकास कैसे हुआ, खेती का विकास किस लिए हुआ, क्या उन लोगों के माइंड में आया कि खेती का विकास हमें करना चाहिए। तो देखिए, ए चेंजिंग कंट्री साइड, एक बदलते ग्रामीण इलाके, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स, राजाओं की लोकप्रिय धारणाएं, राजाओं की ना लोकप्रिय धारणाएं होती थी, वो अपने कस्बे को, अपने नगर को अच्छे तरीके से बसाना चाहते थे, बहुत सुंदर बनाना चाहते थे, वेल डेवलप्ड बनाना चाहते थे, लोगों का कल्याण करना चाहते थे, उनके वेलफेयर पे पैसा खर्च करते थे वो। सेकंड हम इसमें चैप्टर में रीड करेंगे वो है स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए वो बहुत सारी रणनीतियाँ बनाते थे कि किस तरीके से हम लोग खेती है वो बढ़ा सकते हैं उसका उत्पादन। यानी कि पहले अगर 10 टन वो ले रहे थे तो अब 15 टन वो बढ़ा सकते हैं, अगर वो पहले 1 एकड़ में जो खेती कर रहे थे तो अब 10 एकड़ में कर सकते हैं, कि हमें अच्छी से अच्छी लेबर का प्रयोग करके या रणनीतियाँ बनाकर हमें कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन हमें प्राप्त करना है। इस तरीके के वो रणनीतियाँ बना के या स्ट्रेटेजी बना के काम करते थे। और आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन रूरल सोसाइटीज़, कि अब देखो किसान गांव में है, पहले का माहौल के बारे में तो हम लोगों ने आर्कीफैक्ट्स, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनसे जो हमें फैक्ट मिले थे या एविडेंस मिले थे, हम उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। ये बात तो आज भी है ना बच्चों, कि लोगों में आपस में मतभेद क्यों होता है, क्योंकि उनकी कैटेगरीज डिफरेंस है। हम लोग किसी को ऊंचा समझते हैं, किसी को उच्च कैटेगरी के कास्ट का समझते हैं, किसी को नीची कास्ट का समझते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास ज़्यादा लैंड है, किसी के पास कम लैंड है, किसी के खेत में अगर 2 भाई हैं, सेम खेती है, सेम कास्ट है, फिर भी अगर एक के खेत में ज़्यादा फसल होती है, दूसरे के खेत में कम फसल होती है, या एक के पास इरिगेशन का फैसिलिटीज़ हैं, दूसरे के पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर भी आपस में मतभेद होते हैं। मतभेद होने के बहुत सारे कारण हैं, उनकी कास्ट सिस्टम हो सकता है, उनका रंग रूप हो सकता है, उनका रहन सहन का तरीका हो सकता है, उनकी जो वेशभूषा है या भाषा है, बोलचाल है, उन्नति है, प्रगति के स्तर हैं, एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपस में जो ग्रुप्स होते हैं या गांव के लोग होते हैं या सिटीज़ के लोग होते हैं उनमें आपस में डिस्प्यूट होता रहता है। उसके बाद है लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलाइटीज़, भूमि अनुदान और नए ग्रामीण अभिजात वर्ग। तो उस समय राजा महाराजाएं हैं वो अपनी भूमि का कुछ एक पार्ट वो अनुदान यानी कि दान देने में विश्वास रखते थे, या दान देना उनके लिए कंपलसरी होता था, और बहुत से नए जो वर्ग है वो उभर कर आए थे, जिसको हम इस चैप्टर में आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स, राजाओं की लोकप्रिय धारणाएं। राजाओं की जो लोकप्रिय धारणाएं बेटा, एक तो देखो पंचतंत्र की हमें फोटो दिख रही है, एक शॉर्ट स्टोरीज विद मॉरल्स हमें दिख रही है, जटाका टेल्स हमें दिख रही है। तो ये उन सोर्स है राजाओं की जो सोच थी या उनकी रणनीति थी, या वो क्या कैसी कॉन्सेप्ट बना के माइंड में घूमते थे, कैसी धारणाएं रखते थे, क्या सोचते थे, इन सब के बारे में हमें इन कहानियों से पता लगता है। देखो कैसे historians have tried to reconstruct life in the countryside with the help of जटाका and the पंचतंत्र। इतिहासकारों ने जटाका और पंचतंत्र की मदद से देश में जीवन को पुनर्निर्माण करने की कोशिश की, यानी कि जो राजा महाराजाओं का जीवन जैसे रहा होगा पंचतंत्र में और जटाका में उन्होंने फिर से लिखा है। जो भी हमारे इतिहासकार रहे होंगे जिन्होंने ये लिखी है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन राजा महाराजाओं की जीवन शैली को इसमें वर्णन किया है। इन्हीं को पढ़ के हमें पता लगता है कि उनकी सोच क्या रही होगी। मैनी ऑफ टाइम्स स्टोरीज प्रोबेबली ओरिजिनेटेड एज पॉपुलर ओरल टेल्स दैट वर लेटर कमिटेड टू राइटिंग। इनमें से कई कहानियाँ शायद लोकप्रिय मौखिक कहानियों के रूप में उभरी, जिन्हें बाद में लिखने के लिए प्रसिद्ध किया गया। हो सकता है कि पहले कई स्टोरियाँ ऐसी थी बेटा जिसको राइट ना किया गया हो, लिखा नहीं गया हो, लेकिन वो वर्बली ओरली लोग आपस में बताते थे, बताते बताते वो इतना महत्वपूर्ण हो गई ना लोगों के लिए कि उसको लिख दिया, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसको पढ़ सके। क्योंकि ओरल अगर हम कोई बात कहते हैं बेटा तो वो थोड़े टाइम के लिए रहती है, उसके लिए कोई सबूत नहीं रहता हमारे पास। अगर मैं ओरली कह दूँ कि मैं ये कर दूँगी, फिर बाद में कहूँ नहीं नहीं मैंने तो नहीं कहा, आपके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर मैं रिटर्न में वो बात लिख के देती हूँ तो आप लोगों के
पास प्रूफ होगा कि हाँ जी आपने ये सब बोला था। तो इसी तरीके से उन्होंने वो स्टोरियाँ, राजा महाराजाओं की जीवन की कहानियाँ, रणनीतियाँ सब कुछ लिख दी ताकि आगे आने वाली पीढ़ी साल दर साल उनको पढ़ सके। पंचतंत्र की कहानियाँ हम आज भी पढ़ते हैं। वन स्टोरी नोन एज द गटितिंदु जाटक डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए विकेड किंग। जो गटतिंदु जाटक के नाम से जाने वाली एक कहानी एक दृष्ट राजा के विषयों की दुर्दशा का वर्णन करती है। बेटा ये जो गटतिंदु जातक है इसमें एक स्टोरी होती है। पता है वो स्टोरी क्या होता है? राजा ना अपनी प्रजा के दिमाग को जानना चाहता है कि जो मेरी प्रजा है वो मेरे बारे में कैसा सोचती है, क्या करती है, तो उसके लिए काम करता है। कई बार राजा लोगों के लिए अच्छे काम करता है। जैसे रातों रात राजा ने कुएं खुदवा दिए, तो सुबह उठ के जब लोगों ने उन कुओं को देखा तो उन्होंने सोचा कि हमारा राजा कितना अच्छा है, हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, या भगवान का ये आशीर्वाद है, भगवान ने ये हमारे लिए यहाँ पे एकदम से बना दिया है। कई बार राजा चोरी करवाता था लोगों के घरों में और सुबह उठ के वो लोगों से मिलता था, जानता था कि लोगों का क्या रवैया है, क्या सोच है, किस तरीके से वो उस चोरी का वर्णन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि क्या होना चाहिए, या हमारी मदद राजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राजा को उन पे विश्वास, वो लोग राजा पर विश्वास करते हैं, नहीं करते। तो इस तरीके से एक राजा है वो अपनी प्रजा के अंदर जाकर छुपकर अपनी प्रजा के अंदर की भावना, अंदर की फीलिंग को जानना चाहता है कि मेरी प्रजा मेरे बारे में कैसा सोचती है, क्या सोचती है। तो जो गटतिंदु जाटक था वो इस तरीके का राजा था कि वो अपने बारे में अलग अलग तरीके के काम, कभी नेगेटिव काम करके, कभी पॉजिटिव काम करके, कभी अच्छे काम करके, कभी संस्कारों वाले काम करके अपनी प्रजा को अलग अलग छवियों को ढूंढने की कोशिश करता था। उसके बाद है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो हम उत्पादन बढ़ाने के लिए वो क्या क्या रणनीतियाँ अपनाते थे, उत्पादन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये सबके माइंड में एक क्वेश्चन है। खेती को सबसे बड़ी बात तो बेटा खेती तब बढ़ पाएगी जब पानी की जो सिस्टम है वो उपलब्ध होगा, अच्छे खाद बीज होंगे, सीड्स होगा, इरिगेशन होगा। तो द आयरन टिप्ड Plowshare was used to run the alluvial soil in area which had high rainfall. लोहे से निकलने वाले प्लासियर का उपयोग उन इलाकों में जलीय मिट्टी को बदलने के लिए किया जाता था जिनमें उच्च वर्षा होती थी। यानी कि पहले पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था, फिर लोहे से बना हुआ ट्यूबवेल टाइप कुछ लगा देते थे जिसकी वजह से वो पानी बाद में मिट्टी को क्या बोलते हैं, मिट्टी को पानी सिंचाई करने के लिए वो यूज़ कर सकते थे। तो इस तरीके से वो पानी को पहले इकट्ठा करके फिर पानी को वो यूज़ करते थे। यानी कि इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ थी ना वो बहुत ही बढ़िया थी। पानी को स्टोर करके बाद में यूटिलाइज़ किया जाता था जो लंबी लंबी पोल्स होती थी उसके द्वारा। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशंस ऑफ पैडी, धान के प्रत्यारोपण का परिचय, यानी कि जो धान के पौध लगाई जाती है पानी में खड़े होकर लोग धान के पौध लगाते हैं, तो वो ये सिस्टम उस टाइम पीरियड में आ गया था। यानी कि जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे थे या वो टाइम पीरियड चल रहा था, हमें एविडेंस मिला है कि उस टाइम लोग धान की फसल को भी उगाना स्टार्ट कर दिया था। तो एक नई तकनीक, एक नई स्ट्रेटजी ये आई थी कि धान की फसल को उगाना स्टार्ट हो गया था। रेनफॉल या बारिश के पानी को स्टोर करके बाद में उसको यूटिलाइज किया जाता था। इरिगेशन थ्रू वेल्स, टैंक एंड कैनल, और जो सिंचाई है वो कुएं, टैंक और नहरों के माध्यम से की जाती थी। तो सोर्स ऑफ वाटर था इरिगेशन, ट्यूबवेल्स, टैंक इरिगेशन, कैनल और डैम, ये सब चीज़ें थी। ये सोर्स था हमारे इरिगेशन का, सिंचाई करने का। इससे अगर सिंचाई अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है। जहाँ पे पानी का फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती या पानी कम होता है वहाँ फसलें अच्छी नहीं होती। फॉर एग्जांपल राजस्थान में इतनी अच्छी फसलें नहीं होती क्योंकि वहाँ पे मिट्टी है, वहाँ पे इतना अच्छा ज़्यादा पानी नहीं है। जहाँ पे पानी है राजस्थान के कुछ एक एरिया में वहाँ भी फसल अच्छी होती है। तो फिर उसके बाद हम पढ़ने बेटा डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज में मतभेद क्यों हुआ था। विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिफरेंसेस राइज अमंग पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर, उत्पादन वृद्धि के साथ कृषि में लगे लोगों के बीच में भेद पैदा होने लगा। जैसे मैं बता रही थी कि खेती कर रहे हैं कुछ लोग, उत्पादन में वृद्धि होती है तो उनमें आपस में बंटवारे के लिए लड़ाई रही होगी, या एक खेत में ज़्यादा खेती हो गई है, फसल ज़्यादा हो गई, दूसरे खेत में फसल अच्छी नहीं हुई, सेम सिंचाई कर रहे थे, सेम खाद बीज का प्रयोग कर रहे थे, तो हो सकता है वो मिट्टी थोड़ा उपजाऊ रही हो, वो नहीं हो। तो इन चीज़ों को लेके उनको आपस में मतभेद होने लग गया था। इन द कंट्री साइड ऑफ नॉर्थर्न इंडिया पीपल वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, स्मॉल पीजेंट एज वेल एज लार्ज लैंडलॉर्ड। 3 समूहों में लोगों का आपस में बंटवारा हो गया था उत्तरी भारत में, भूमिहीन कृषि मजदूर, छोटे किसान और साथ में भूमि धारक। यानी कि
बेटा भूमिहीन वो होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती, वो किसी दूसरे की ज़मीन को उधार लेके या ठेके पे लेके थोड़े टाइम के लिए उस पे काम करते हैं। उसके बदले में वो उस किसान जो उस खेती का मालिक था उसको पैसे देते हैं। छोटे किसान वो होते हैं बेटा जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ या 3 एकड़ तक ज़मीन रही होगी, जिसको सीमांत किसान बोलते हैं। और बड़े भूमिधारक वो होते हैं जिसके पास 50, 100, 80 किल्ले होते हैं, जो खुद खेती ना करके अपनी ज़मीन है वो बिना, जिसके पास भूमिहीन किसान है उनको खेती देते हैं। तो इस तरीके से लोग आपस में ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। और अब देखो जिसके पास खेती नहीं है और एक लैंड लॉर्ड है और एक जो है वो लैंड लेस है, तो उनमें आपस में कंपटीशन हो गया ना। वो जो लैंड लॉर्ड है वो तो अपने आप को बहुत ही ग्रेट और बहुत ही महान पर्सन समझता है, वो उस छोटे वाले से क्यों सीधे मुंह बात करेगा, नहीं करेगा ना। तो वो यही है कि उस टाइम में इसी वजह से आपस में लोगों में डिफरेंस पैदा हो गए थे तो एक जैसे ही लोग ना, लेकिन किसी के पास ज़मीन ज़्यादा होने की वजह से वो अपने आप को बहुत ही महान समझने लग गया था। जिसके पास ज़मीन नहीं थी वो बेचारा गरीब रह गया था, वो दूसरों से ज़मीन उधार लेके काम करता था। The term Gahapati was often used in Pali text to destinations the second and third categories। दूसरी और तीसरी श्रेणियों को नामित करने के लिए गापति शब्द अक्सर पाली ग्रंथों में किया गया है। बेटा देखो गृहपति गणेश, यानी कि अब तो हम गृहपति का मतलब लेते हैं घर का हेड, घर का मुखिया जो पूरे परिवार पे कंट्रोल रखता है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे जो छोटे किसान थे उसके लिए गृहपति शब्द का यूज़ किया जाता था। जो ये पाली ग्रंथ में मिला हमें इसका एविडेंस। पाली ग्रंथ में जो गृहपति है वो छोटे किसानों को के लिए शब्द यूज़ किया जाता था। उसमें छोटे किसानों जो दूसरों की खेती उधार लेते थे, खेती करते थे अपने मालिक के साथ मिलकर, और जो भी उसको फसल होती थी उसका जो मेहनताना था वो अपने मालिक को भी देते थे। इस तरीके से वो लोग खेती करते थे। तो आगे क्या है इसमें, संगम टेक्स्ट मेंशन लार्ज लैंडलॉर्ड्स एंड वेलर्स, प्लगमैन एंड यूजर स्लैव्स और आदिमाई। संगम ग्रंथों में बड़े मकान मालिक और वेलर, पोलमैन या उज्वर दास आदिमाई का उल्लेख मिलता है। जो संगम ग्रंथ है बेटा उसमें ये जो बड़े बड़े जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी कोठी बंगले बड़े बड़े महल होते थे उसको मकान मालिक बोला जाता था। प्लोमैन बोला जाता था जो उसके साथ काम करता था, दास होता था या सर्वेंट होता था। तो लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बदला है वैसे वैसे गापति अब घर का अध्यक्ष बन गया है, मुखिया बन गया है, और ये जो दास थे सर्वेंट थे ये प्रथा ख़त्म हो गई है। अब हर एक आदमी को इक्वल लाइफ जीने का राइट्स है। ठीक है, ये अलग बात है कि वो अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपने व्यवसाय है उसको चूज़ कर सकता है। जो एजुकेटेड होगा उसको जिस हिसाब से उसकी एजुकेशन होगी उस हिसाब से ही उसको रोज़गार मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैसे के दम पे किसी दूसरे को अपना दास बना सकते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास राइट टू इक्वालिटी का जो सरकार ने, संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अधिकार दिया है वो उसका यूज़ कर सकता है। उसके बाद है बेटा लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स, भूमि अनुदान और नए ग्रामीण अभिजात वर्ग। 7वीं शताब्दी में लैंड ग्रांट्स बाय किंग वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस। राजाओं द्वारा भूमि अनुदान शिलालेखों में दर्ज किया गया है कि राजा अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दान के रूप में पुरोहितों को, पंडितों को या गौशालाओं को या किसी मंदिर बनवाने के लिए वो दान दे देते थे। मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स आर जनरली अबाउट ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और ब्राह्मण्स। अधिकांश रिकॉर्ड आमतौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को अनुदान के बारे में ही है। या तो किसी आश्रम को बनाने के लिए ज़मीन दान देते थे या ब्राह्मणों को वो ज़मीन का दान कर देते थे। अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट वुमेन्स वर नॉट सपोज टू हैव एक्सेस टू लैंड। संस्कृत के कानूनों जो भी ग्रंथ थे उनके मुताबिक महिलाएं जो थी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाई, यानी कि महिलाएं के हक में कोई भी ज़मीन नहीं रहती थी। तो ये एक उस समय की बुरी बात थी कि महिलाओं को ज़मीन का हक नहीं मिलता था। तो संस्कृत के जो हमारे ग्रंथ थे उनसे हमें ये जानने को मिलता है। प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, वाज मैरिड इनटू ए फैमिली ऑफ वटाकाज इन डक्कन। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह डक्कन के वाकाटक के परिवार में हुआ था। चंद्रगुप्त ये मौर्य फर्स्ट नहीं है बेटा, ये सेकंड है, उसका पोता है चंद्रगुप्त का ये। तो चंद्रगुप्त सेकंड की एक बेटी थी प्रभावती, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो प्रभावती गुप्ता को। इसका विवाह हुआ था डक्कन के वकाटक परिवार में। माना जाता है एविडेंस में तो यही मिलता है कि शादी के कुछ टाइम बाद ही इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ये वहाँ की महारानी बन गई। और महारानी बनने की वजह से इसके पास ज़मीन आ गई थी। तो उस टाइम पीरियड में ये एक अकेली लेडी थी जिसको ज़मीन का अधिकार मिला। ये तो
अलग बात है कि बाद में ये भी पाया गया कि इसने अपनी सारी ज़मीन है वो दान में दे दी थी। लेकिन ये बड़ी बात है या ये एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अकेली लेडी उस टाइम पीरियड में सिर्फ प्रभावती गुप्ता ही थी जिसको लैंड होल्ड करने का, ज़मीन अपने पास रखने का अधिकार मिला था। वो अलग मैटर है कि किस वजह से मिला, क्योंकि इसके पति की आकस्मिक या अचानक इंसिडेंटली मौत हो गई थी, जिसकी वजह से इसे मालकानी जो अधिकार है वो मिला। बट इंस्क्रिप्शंस इंडिकेट्स दैट प्रभावती हैड एक्सेस टू लैंड, लेकिन शिलालेख इंगित करता है कि प्रभावती के पास ज़मीन तक पहुंच थी, यानी कि 375 ईस्वी में से 1415 तक प्रभावती गुप्ता जो थी इसके पास ज़मीन का मालकाना अधिकार था। ये एक फर्स्ट लेडी थी उस टाइम पीरियड में जो ज़मीन पर अपना अधिकार जमा पाई थी। तो ये था बेटा हमारा इस चैप्टर का 3rd पार्ट। इसको आप अच्छे से डिटेल से रीड करना। 4th पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू।